बहुत बहुत नमस्कार आप सभी को उत्कर्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। कैसे हैं भैया आप सभी लोग? दिवाली की छुट्टियां आप सभी की बहुत अच्छी रही होंगी। आपने बहुत अच्छे से त्यौहार को एंजॉय किया होगा। एक त्यौहार अभी आने वाला है, इसके लिए भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। छठ का त्यौहार। आज हम लोग इस बात पर चर्चा करेंगे कि आखिर राज्यपाल का निर्वाचन क्यों नहीं होता है। भारत देश में राज्यपाल की भूमिका राज्य के यानी प्रांतों के संवैधानिक प्रमुख के रूप में है। संविधान का प्रथम मसौदा बी.एन. राव साहब ने प्रस्तुत किया था। बी.एन. राव, जिनका नाम आपने सुना होगा, बहुत ही इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी थे। बेनेगल नरसिंह राव, जिन्होंने संविधान का पहला मसौदा प्रस्तुत किया था, पहला ड्राफ्ट प्रस्तुत किया था, जिसमें 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियाँ थीं। और उस मसौदे में राज्यपाल के इलेक्शन की बात की गई थी। अब सवाल यही है कि जब प्रथम मसौदे में राज्यपाल के चुनाव की बात की गई थी, तो चुनाव पद्धति को ना अपनाते हुए आखिर राज्यपाल की नियुक्ति होगी, इस प्रणाली को क्यों अपनाया गया? तो इसके पीछे के कुछ कारण हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण कारणों पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो जैसे यदि आप राज्यपाल की बात करें तो आप जानते होंगे कि राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। राज्य में शासन संबंधी समस्त कार्य राज्यपाल के नाम पर किए जाते हैं। कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है, राज्य की कार्यपालिका का यानी प्रांतों की कार्यपालिका का। हालांकि इन शक्तियों का प्रयोग वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है और मंत्रिपरिषद का प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। ऐसे कार्य जो राज्यपाल को अपने विवेक से करने हैं, उन कार्यों को छोड़कर बाकी सभी कार्यों को मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। विवेक से इसका अर्थ ये है कि ऐसे कार्य जो बिना मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है, यानी अपनी बुद्धि से करता है, उसे उसके विवेक के किए हुए कार्य कहते हैं। खैर, विवेक उसका बेटा नहीं है। विवेक का अर्थ ये है कि बिना मंत्रिपरिषद की सलाह पर जो कार्य कर रहा है, उसे विवेक की शक्तियाँ कहते हैं या डिस्क्रेशनरी पावर कहते हैं। और हमारे भारत देश में राज्यपाल के पास कुछ परिस्थितिजन्य विवेक होता है। परिस्थितिजन्य विवेक का अर्थ ये होता है कि जब कुछ परिस्थितियां ऐसी बनती हैं तो उसे अपने विवेक से निर्णय लेना होता है। और कुछ राज्यपाल के पास संवैधानिक विवेक होता है। संवैधानिक विवेक का अर्थ ये है कि संविधान के द्वारा उसको कुछ विवेक की शक्तियाँ मिली हुई हैं। तो मेरे कहने का अर्थ सिर्फ यहाँ पर इतना है कि विवेक की शक्तियों को यदि छोड़ दिया जाए तो वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है। तो यदि हम राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति को थोड़ा सा देखें तो आप जानते हैं कि भारत में संसदीय प्रणाली है, ठीक है। और संसदीय प्रणाली का ये मुख्य लक्षण होता है, दिस इज़ द मेन फीचर ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम, दैट संसदीय प्रणाली में दोहरी कार्यपालिका होती है, ठीक है। दोहरी कार्यपालिका यानी डुअल एग्जीक्यूटिव। अब भारत में केंद्र में भी आप देखेंगे कि ऐसी स्थिति आपको नजर आएगी, ठीक है, और राज्य में भी आप देखेंगे कि ऐसी स्थिति नजर आएगी, ठीक। केंद्र में भी आपको संसदीय प्रणाली है और भारत देश में राज्य में भी आपको पार्लियामेंट्री सिस्टम यानी संसदीय प्रणाली नजर आएगी। और केंद्र में भी संसदीय प्रणाली के लक्षण के तौर पर आपको डुअल एग्जीक्यूटिव यानी दोहरी कार्यपालिका नजर आएगी। और ये संसदीय प्रणाली का लक्षण है। राज्य में भी आप देखेंगे कि राज्य में आपको दोहरी कार्यपालिका नजर आएगी। इस दोहरी कार्यपालिका का अर्थ ये होता है कि एक कार्यपालिका आपकी होती है जिसे आप नाम मात्र की कार्यपालिका कहते हैं, यानी नॉमिनल एग्जीक्यूटिव कहते हैं, ठीक है। नॉमिनल एग्जीक्यूटिव यानी नाम मात्र की कार्यपालिका। और नाम मात्र की कार्यपालिका की भूमिका केंद्र में राष्ट्रपति निभाता है। समस्त कार्यपालिका की शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हैं। शासन संबंधी समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं, लेकिन राष्ट्रपति अपनी इन शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है, ठीक है। अब मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। मंत्रिपरिषद का प्रमुख कोई और नहीं बल्कि ताऊ भाई अपने प्रधानमंत्री होते हैं। मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन है? प्रधानमंत्री। तो वास्तविक कार्यपालिका और नाम मात्र की कार्यपालिका। वास्तविक कार्यपालिका कौन हुआ? मंत्रिपरिषद। दोहरी कार्यपालिका का अर्थ है कि एक कार्यपालिका होती है जिसे हम कहते हैं नाम मात्र की कार्यपालिका। इधर देखो कौन है? राष्ट्रपति। कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति, केंद्र की बात कर रहा हूं मैं। कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति है। समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं। शासन संबंधी समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं। कार्यपालिका की शक्तियां इसमें नहीं थे, लेकिन इन शक्तियों का प्रयोग ये मंत्रिपरिषद की सलाह पर करेगा और मंत्रिपरिषद का प्रमुख प्रधानमंत्री है, ठीक है। तो वास्तविक शक्तियां किसके पास गई? प्रधानमंत्री के पास। इसीलिए वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। और इसी को आप कहते हैं दोहरी कार्यपालिका, जो कि पार्लियामेंट्री सिस्टम का एक लक्षण है। और यही बात आप राज्य में अगर रिपीट कर देंगे तो सेम यही प्रोसेस राज्य में दिखाई पड़ेगा। राज्य में नाम मात्र की कार्यपालिका की भूमिका कौन निभाता है? राज्यपाल। अब यहाँ एक बात है कि आप आगे पढ़ेंगे तो देखेंगे कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है। क्या मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए वो बाध्य होता है? तो पूरी राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति को समझने के लिए आप अनुच्छेद 53 और अनुच्छेद 74 को मिलाकर पढ़े तो समझ में आ जाता है, क्योंकि 53 में ये लिखा है
कि कार्यपालिका की शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होगी और उनका प्रयोग वो संविधान के अनुसार या तो स्वयं या अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। ठीक है। और वहीं 74 में लिखा है कि मंत्रिपरिषद का प्रमुख प्रधानमंत्री है और यह मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सलाह देगी। तो यानी दोनों को मिला के पढ़ने पर निष्कर्ष ये निकला कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करेगा और मंत्रिपरिषद का प्रमुख प्रधानमंत्री है। अब सवाल ये उठता है कि क्या उसकी सलाह को मानने के लिए बाध्य है? तो इसके लिए अनुच्छेद 74 में हुए 2 संशोधनों को आप संदर्भ लीजिए, स्पष्ट हो जाएगा। पहला 42वां संविधान संशोधन में इंदिरा गांधी ने ये लिखवा दिया था कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य है, लेकिन 44वें संविधान संशोधन में उसे शुद्ध किया गया, उसे और स्पष्ट किया गया, थोड़ा लिबरल उदार बनाया गया और उसमें यह कह दिया गया कि मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही राष्ट्रपति कार्य करेगा, लेकिन एक बार पुनर्विचार के लिए उनकी सलाह को भेज सकता है। यानी एक बार राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को रिकंसिडरेशन पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। तो राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति अगर आप संक्षेप में देखना चाहेंगे तो ये है कि राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख है, समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हैं, लेकिन इन शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य होता है, लेकिन एक बार पुनर्विचार के लिए कह सकता है। यह स्थिति है। तो वास्तविक कार्यपालिका मंत्रिपरिषद है जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री है और नाम मात्र की कार्यपालिका राष्ट्रपति है। ये केंद्र की स्थिति है। राज्यों में हम आएंगे तो राज्यों में समस्त कार्य राज्यपाल के नाम पर किए जाते हैं। कार्यपालिका का प्रमुख प्रांतीय कार्यपालिका, जिसे आप राज्य की कार्यपालिका कह सकेंगे, राज्य की कार्यपालिका या प्रांतीय कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है। राज्यपाल अपनी इन शक्तियों का प्रयोग, कार्यपालिका की शक्तियों का प्रयोग राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। ठीक है, राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है और राज्य मंत्रिपरिषद का प्रमुख मुख्यमंत्री है। राज्य मंत्रिपरिषद का मतलब राज्य में मंत्रियों की टीम, केंद्रीय मंत्रिपरिषद का मतलब केंद्र में मंत्रियों की टीम। तो राज्य में वास्तविक शक्तियां किसके पास गई? मुख्यमंत्री के पास। तो जैसे केंद्र में वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख प्रधानमंत्री, वैसे राज्य में मुख्यमंत्री। तो राज्य में राज्यपाल की स्थिति यदि आप देखेंगे तो आप ये देख रहे हैं कि कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल है, कार्य राज्यपाल के नाम पर हो रहे हैं, लेकिन राज्यपाल इन शक्ति का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर कर रहा है। ऐसी शक्तियां जो उसकी विवेक की शक्तियां हैं उसको छोड़ दिया जाए तो बाकी वो किसकी सलाह पर कर रहा है? मंत्रिपरिषद, और उसका प्रमुख कौन है? मुख्यमंत्री। तो ऐसे में राज्यपाल की स्थिति कैसी हुई? नाम मात्र के प्रमुख की हुई। कुछ मामलों में ही वह शक्तिशाली है, ऐसा भी नहीं है कि प्योर है नाम मात्र का। कुछ मामलों में ही वह शक्तिशाली है, बाकी वो नाम मात्र के प्रमुख की भूमिका निभा रहा है। तो ये एक सबसे बड़ा कारण निकल के आएगा कि राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया को ना अपनाते हुए नियुक्ति की प्रक्रिया को अपनाया गया। क्योंकि मेरे भाइयों, एक सीधा सा संदर्भ है कि भाई एक नाम मात्र के प्रमुख को लाने के लिए पूरे प्रदेश की जनता को इंगेज करना, चुनाव कराना, तो इससे समय खर्च होगा, ऊर्जा खर्च होगी, संसाधन खर्च होगा। और क्या आ रहा है? नाम मात्र का प्रमुख आ रहा है। तो भारत देश में देखो सवाल क्या है, आखिर राज्यपाल का चुनाव क्यों नहीं, है ना? नियुक्ति, यही सवाल है। तो आखिर राज्यपाल का चुनाव क्यों नहीं? उसका पहला कारण हम लोगों ने क्या देखा? पहला कारण हम लोगों ने ये देखा कि राज्यपाल नाम मात्र का प्रमुख है और नाम मात्र के प्रमुख के लिए व्यर्थ का समय खर्च करना, एनर्जी खर्च करना, संसाधन खर्च करना, पूरे प्रदेश की जनता को एंगेज करना, ये बुद्धिमानी वाली बात नहीं है, क्योंकि आप कोई वास्तविक प्रमुख नहीं लेकर आ रहे हैं। तो पहला मुख्य कारण ये रहा। दूसरा मुख्य कारण ये है कि राज्यपाल यदि आप चुन कर लाएंगे, राज्यपाल को चुनाव के द्वारा लाएंगे, और वो भी प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा अगर ले आए, डायरेक्ट जनता के द्वारा चुनकर अगर राज्यपाल आया, तो मुख्यमंत्री की बात क्यों मानेगा? क्योंकि मुख्यमंत्री तो इनडायरेक्ट आता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे इनडायरेक्ट कैसे? तो देखो, प्रदेश में जैसे उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कौन बनेगा? जो बहुमत दल का नेता होगा। कहने का अर्थ क्या है? कहने का अर्थ ये है कि उत्तर प्रदेश में सरकार विधानसभा के चुनाव से बनती है और विधानसभा में 403 सीटें हैं। अब विधानसभा में 403 सीटें हैं, तो 403/2+1 जिस पार्टी को मिलेगा उसी को बहुमत मिलेगा। और संसदीय प्रणाली का यह सिद्धांत है कि इफ़ यू विल एंजॉय द मेजोरिटी देन एंजॉय द गवर्नमेंट। अगर आप मेजोरिटी एंजॉय करते हैं तब आप गवर्नमेंट एंजॉय करते हैं। मेजोरिटी गए हो, सरकार गए हो, इसे कहते हैं बहुमत का सिद्धांत। जिसके पास बहुमत है उसी की सरकार है, चाहे वो कोई एक पार्टी हो, चाहे वो कोई गठबंधन हो। सरकार भारत देश में वही एंजॉय करेगा, चाहे वो केंद्र में हो, चाहे वो राज्य में हो, जिसके पास मेजॉरिटी है।
तो उत्तर प्रदेश में सरकार किसकी बनेगी? जिसके पास बहुमत होगा, चाहे वो एक पार्टी हो चाहे वो गठबंधन है। तो ध्यान रखने योग्य बात यह है कि कोई भी पार्टी या कोई भी गठबंधन, उसके सदस्य, बहुमत वाली पार्टी या बहुमत वाली गठबंधन के सदस्य, बहुमत हासिल करने वाली पार्टी या बहुमत हासिल करने वाला गठबंधन के सदस्य जिसे अपना नेता चुनते हैं, वो बहुमत दल का नेता कहलाता है और बहुमत दल का नेता ही मुख्यमंत्री बनता है। तो ऐसे समझो, जैसे मान लो एक पार्टी है ए पार्टी को 300 सीट मिल गई। अब इसको 300 सीट मिल गई तो ये 400 का आधे से एक अधिक है, तो इसका मतलब इस पार्टी को मिला बहुमत। अब इस पार्टी के 300 सदस्य जिसे नेता चुनेंगे वो होगा बहुमत दल का नेता और उसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री के तौर पर नियुक्त किया जाता है। तो मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है? राज्यपाल नियुक्त करता है। और ऐसा व्यक्ति जो बहुमत साबित कर सके, ऐसा व्यक्ति जो विधानसभा में बहुमत साबित कर सकेगा, वो वही होगा जो बहुमत दल का नेता होगा और उसी को मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है। तो ये 300 यानी बहुमत वाली पार्टी के सदस्य जिसे अपना नेता चुन रहे हो, मुख्यमंत्री। सदस्य के तौर पर मुख्यमंत्री निर्वाचित हो सकता है, सदस्य के तौर पर मुख्यमंत्री किसी सदन से निर्वाचित हो सकता है, लेकिन मुख्यमंत्री के तौर पर वो इनडायरेक्ट आता है, क्योंकि बहुमत वाली पार्टी के सदस्य जिसे अपना नेता चुनते हैं वही मुख्यमंत्री बनता है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री तो इनडायरेक्ट आ रहा है। अब पता चला भाई राज्यपाल जनता के द्वारा चुन के आए और मुख्यमंत्री अप्रत्यक्ष है, तो राज्यपाल सोचेगा हेलो ब्रो, भाई साहब हम तो डायरेक्ट जनता के द्वारा आए, जनता ने चुना है हमको, तुम हमको सलाह दे रहे हो। तो ये कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, यहाँ पर संघर्ष की स्थिति बनेगी, तनाव की स्थिति बनेगी, विवाद की स्थिति बनेगी। ये भी एक कारण रहा कि राज्यपाल के निर्वाचन प्रणाली को संविधान सभा के द्वारा नहीं स्वीकार किया गया। संविधान सभा ने यह तय किया कि राज्यपाल को नियुक्त किया जाए। और कहीं ना कहीं इसके पीछे का एक कारण ये भी था कि राज्यपाल सिर्फ राज्य के संवैधानिक प्रमुख की भूमिका नहीं निभाता, बल्कि केंद्र के एजेंट के रूप में भी कार्य करता है। केंद्र के एजेंट के रूप में कैसे? जैसे राष्ट्रपति शासन की सिफारिश राज्यपाल करता है ना। तो केंद्र के एजेंट की भूमिका भी वो बेहतर तरीके से निभा सके, यह भी एक कारण था। इन सारे कारणों की वजह से ही राज्यपाल की नियुक्ति प्रणाली को संविधान में, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में स्थापित किया गया, जिसे आप पढ़ते हैं। और जो BN राव साहब ने मसौदा प्रस्तुत किया था कि राज्यपाल का चुनाव हो, उस प्रणाली को नहीं अपनाया गया। क्लियर है? चलिए, तो कुछ सूचना है आपके लिए। देखिए, दिवाली के उपलक्ष्य में हमारे उत्कर्ष परिवार में ऑफ़र चल रहा था और ये ऑफ़र कुछ दिनों के लिए विद्यार्थियों की मांग पर बढ़ा दिया गया है। अभी छठ पूजा का भी अवसर है, इस अवसर पर ऑफ़र को बढ़ाया गया है जिससे आप कोर्स परचेज कर सकें और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकें। ऑफ़र था ट्रिपल धमाका, जिसमें सिविल सर्विसेज के सारे ऑनलाइन कोर्सेज पर, UPPCS और RO के सारे ऑनलाइन कोर्सेज पर आपको 90% तक का डिस्काउंट मिल रहा था। तो वो जारी रहेगा अगले 3 दिनों तक, यानी 6 नवंबर तक जारी रहेगा। साथ साथ एक्स्ट्रा वैलिडिटी, 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी सभी कोर्सेज पर। और यदि आप लाइव फ्रॉम क्लासरूम कोर्स परचेज करते हैं तो उस पर रिकॉर्डेड कोर्स फ्री मिलेगा। ठीक है, हमारे यहाँ इस समय जो बैचेज ऑनगोइंग हैं, तो अर्जुन 3.0 एक बैच है, UPPCS का फाउंडेशन बैच है, प्रीलिम कम मेंस दोनों के लिए। ये ऑनगोइंग बैच है, ये बैच चल रहा है। इसमें डेली 5 से 6 घंटे की क्लासेस होती हैं। ठीक, इस कोर्स को आप चाहें तो इस समय परचेज कर सकते हैं मात्र 9,000 में प्राइम और 4,000 में स्टैंडर्ड ऑफ़र के तहत। वैसे रेगुलर इस कोर्स की फ़ी ये है, तो इस समय बढ़िया है आपके लिए। आप इनरोल कर सकते हैं कम पैसे में और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। UPPCS प्रीलिम्स और RO फाउंडेशन बैच लाइव फ्रॉम क्लासरूम ये ऑनगोइंग है, चल रहा है, पहले स्टार्ट हुआ है। ठीक है, 5 से 6 घंटे की क्लासेस हैं। कुछ क्लासेस जो चल चुकी हैं वो आपको रिकॉर्डेड मोड में मिलेंगी और जो अभी चल रही हैं वो आप लाइव देख सकते हैं। इस कोर्स की भी ऑफ़र फ़ी आपकी 2500 रुपये मात्र है। एज वेल एज UPPCS और RO की टेस्ट सीरीज़ हमारे यहाँ चल रही है। ये 22 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ है। इसकी ओरिजिनल प्राइस जो है वो 2,000 रुपये है और अभी ऑफ़र प्राइस आपका 500 रुपीज़ है। तो इसमें भी आप इनरोल कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं टेस्ट सीरीज़ के बिना कल्याण नहीं है। जहाँ जितना पढ़ लीजिए, बिना टेस्ट सीरीज़ कोई कल्याण नहीं होना है। ठीक है,
और UPPCS RO MCQ बैच लाइव फ्रॉम स्टूडियो, ये बैच भी आपका 22 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ है। इसका ओरिजिनल प्राइस 5500 है, लेकिन अभी ऑफर प्राइस जो है वो 1500 रुपये मात्र है। इसमें एनरोल कर सकते हैं, इसमें एनरोल करके आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये जितने ऑफ़र हैं, पहले जो ऑफ़र अपना चल रहा था उसमें 3 दिन और बढ़ाकर 6 नवंबर तक कर दिया गया है, ठीक है। तो ये ऑफ़र आपका कब तक है? 6 नवंबर तक ही है ऑफ़र। NCERT फाउंडेशन बैच ऑनगोइंग है, हिंदी इंग्लिश मीडियम। ये पहले 5000 की प्राइस थी, लेकिन अब 1000 की प्राइस है। ये ऑनगोइंग बैचेस पर भी आपको छूट दी जा रही है कि जो क्लासेज हो चुकी हैं वो क्लासेज आप रिकॉर्डेड मोड में देख सकते हैं, जो क्लासेज अभी बची हैं उनको आप लाइव मोड में देख सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। तो हमारे उत्कर्ष परिवार के इन कोर्सेज़ में आप इनरोल कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। नमस्कार।